नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे राजस्थान की 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इन खबरों का सिलसिला। बहुचर्चित डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में दौसा पुलिस ने मुख्य आरोपी बलिया जोशी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दौसा पुलिस को इस बात की खबर मिल गई थी कि बलिया जोशी जयपुर में मौजूद है। इसके बाद दौसा पुलिस की टीम जयपुर पहुंची और जयपुर पुलिस की मदद से जयपुर के रमेश मार्ग से बलिया जोशी को गिरफ्तार कर लिया। बलिया जोशी को गिरफ्तार करने के बाद उसे दौसा के सदर थाने लाया गया है, जहां उनसे डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, दौसा के लालसोट में एक निजी अस्पताल में 28 मार्च को एक प्रसूता की मौत हो गई थी। इसी के बाद बलिया जोशी और स्थानीय नेताओं ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर अर्चना शर्मा और उसके पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। और हमारी टीमें नॉर्थ ईस्ट इनका पीछा कर रही थी और आज हमें जानकारी मिल रही थी कि जयपुर में पहुंचने वाला है। सुबह से ही हमारी टीम जयपुर में जो है सादा वस्त्र में तैनात थी और तुरंत जो है जैसे ही वो आया उसको राउंड अप करके कर लिया है पुलिस के द्वारा। बीजेपी में दिल्ली दरबार के सख्त संदेश पर अमल शुरू हो गया है। इसी आदेश के तहत बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पहली बार झालावाड़ का दौरा करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। सतीश पूनिया के झालावाड़ दौरे को वसुंधरा राजे और संगठन के बीच दूरी मिटाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। जयपुर से झालावाड़ की दूरी 325 किलोमीटर है और कोटा से महज 75 किलोमीटर। अध्यक्ष बनने के बाद सतीश पूनिया कई बार कोटा से लेकर 12 तक हो आए, लेकिन झालावाड़ से उनकी दूरी बरकरार रही। इसकी वजह से मैसेज जा रहा था कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनका 36 का आंकड़ा है। लेकिन अब दिल्ली दरबार के आदेश के बाद सतीश पूनिया झालावाड़ जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी के 44 जिले हैं, जिसमें 17 जिलों में प्रशिक्षण शिविर बाकी थे। पार्टी का हम लोग उसमें सैद्धांतिक मार्गदर्शन करते हैं कार्यकर्ताओं का। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस लोग में जाते हैं, तो उस लिहाज से मैं हाड़ौती संभाग के 3 जिलों में इन प्रशिक्षण सत्रों को संबोधित करूंगा। अलवर जिले के रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक साफिया जुबैर पर अवैध खनन का गिरोह बनाकर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अरुण नाम के एक शख्स ने जिला मुख्यालय अधीक्षक से लेकर राष्ट्रपति तक इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। अरुण हरियाणा के भवानी के रहने वाले हैं और उनका कहना है कि रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर ने रामगढ़ क्षेत्र में पहाड़ों में अवैध खनन करने के लिए एक गिरोह बनाया हुआ है। विधायक और इनका गिरोह पहाड़ और खान लेने का काम करता है और अवैध रूप से बंद पड़ी खानों को नाजायज तौर पर अपनी खान बताकर पट्टे पर देने के लिए कहकर पैसे ऐंठ लेते हैं। इसके अलावा सरकारी काम के ठेकों के निर्माण कार्य की एसटीपी लेकर खनन किया जाता है। नियमों को ताक में रखकर ये खनन किया जाता है। खास बात यह है कि पीड़ित अरुण और साफिया जुबैर के बीच हुई बातचीत का कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है। जब मेरा काम सुचारू रूप से चालू हुआ और मेरे कुछ पैसे लगे हुए हैं, उनकी पूरी करने का टाइम आया तो मैडम ने धोखाधड़ी करके मुझे झूठ बोल के कि तेरी तबीयत खराब है, तू एक बार घर चला जा, दवाई ले ले। 1 अप्रैल से बेरोजगार हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 12 में रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कोरोना की विपत्ति से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोविड स्वास्थ्य सहायकों को रखा गया था, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से राजस्थान के 27,000 CHA के साथ 12 जिले के 750 कोविड हेल्थ असिस्टेंट को कार्य मुक्त कर दिया गया। इसके बाद से ही पूरे राजस्थान में CHA आंदोलन की राह पर है। इसी आंदोलन के तहत 12 जिले के सैकड़ों कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां लिए महिला और पुरुष कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपने बहाली को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरकार ने हमें हमारे काम को देखते हुए उसकी सराहना तो नहीं करी, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, उसको जारी रखना चाहिए था। जैसे भी दूसरे राज्यों, मध्य प्रदेश में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, दिल्ली में देख लो, लेकिन इस हठधर्मी सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए हमारे को 31 मार्च को कार्य मुक्त कर दिया गया। अलवर के कंपनी बाग में सैनी उत्थान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है।
इस महापंचायत की शुरुआत संत बाबा लक्ष्मण दास ने दीप जलाकर की। सैनी उत्थान महापंचायत में जिले भर से हजारों की संख्या में सैनी समाज के लोग शामिल हुए हैं। इस महापंचायत को लेकर बताया जा रहा है कि सैनी समाज के उत्थान के लिए सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांग की जाएगी। इसमें महात्मा फूले कल्याण बोर्ड का गठन, महात्मा फूले फाउंडेशन का गठन, सैनी, माली और कुशवाहा आदि समाज को अलग से आरक्षण, राजस्थान के हर शहर और कस्बे में सब्जी के ठेले लगाने वाले और फुटपाथ पर बैठने वालों को स्थायी जगह, महात्मा फूले बागवानी विकास बोर्ड का गठन शामिल है। हमारे समाज के संत बाबा लक्ष्मण दास जी ने, अध्यक्ष जी ने, सभी लोगों ने मिलकर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अब ये चर्चा होगी सरकार से 11 सूत्री मांगों पर। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा इलाके में शराब ठेकेदार आजकल पुलिस वालों से परेशान हैं और वो इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपने ठेके को बंद करके उसकी चाबी आबकारी विभाग को सौंप दी है। शराब ठेकेदारों का कहना है कि पुलिस वाले उनके ठेके के बाहर खड़े रहते हैं और शराब खरीदने आए लोगों से जबरन वसूली करते हैं। अगर कभी किसी ने कुछ इधर उधर किया तो वो ठेकेदार के खिलाफ भी केस दायर कर लेते हैं। ठेके के बाहर खड़े पुलिस वालों की वजह से अब लोगों ने शराब खरीदना बंद कर दिया है। इस वजह से शराब व्यवसायियों को लाखों का चूना लग रहा है। पुलिस वालों की इसी करतूत से नाराज होकर 4 ठेकेदारों ने ठेके पर ताला लगाकर उसकी चाबी आबकारी विभाग को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि इन 4 ठेकों पर साल भर में 30 करोड़ का कारोबार होता है। दुकानों के आगे तो पुलिस वाले बिठा रखे हैं, जिससे कस्टमर माल लेके निकलता भी है तो उनको डरा धमकाया और कस्टमर वापस दारू की दुकान पे आता है और बोतलें वापस रख के जाता है। जिसके आज हमने सोच के ऐसी दुकानें तो चल नहीं रही हैं पुलिस वालों को देख के, तो फिर हमने दुकानें ही सुपुर्द कर दी। उदयपुर जिले के ऋषभदेव से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ ऋषभदेव थाने की पुलिस एक महिला और उसकी सास को जबरन थाने ले आई और घंटों बिठा कर रखा। महिला के साथ उसकी छोटी सी बच्ची भी थी जो भूख लगने पर बिलखती रही, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी। कई घंटे के बाद पुलिस वालों के सामने ही महिला को उसे दूध पिलाना पड़ा। महिला का आरोप है कि इस दौरान जब उसने पुलिस वालों से ये पूछा कि उन्हें थाने क्यों लाया गया है तो उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। महिला का कहना है कि इस दौरान पुलिस वालों ने उससे खाली पेपर पर साइन भी कराए। इस मामले में अब महिला ने अपने वकील के जरिए जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। रोज रोज कोरोना केस में बढ़ोतरी के साथ ही कोरोना की चौथी लहर की आहट तेज हो गई है, लेकिन आम लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तीसरी लहर के खत्म होने के बाद जैसलमेर के लोगों की मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने की जो आदत बना ली थी वो अब भी जारी है। यहाँ 1-2 लोग ही ऐसे नजर आते हैं जिनके चेहरे पर मास्क नजर आता हो, नहीं तो भीड़ में शामिल हर शख्स बिना मास्क के नजर आता है। और जब ये लोग मास्क नहीं लगाते तो इनसे सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद तो बेमानी है। खास बात यह है कि मास्क न लगाने के लिए यहाँ के लोगों ने अजब गजब बहाने भी ढूंढ लिए हैं। कोरोना की चौथी लहर की संभावनाओं को अब नकारा नहीं जा सकता। देश और प्रदेश भर में कोरोना के केसेस आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि अब भी लापरवाह है। अभी आपने देखा तो कहीं ना कहीं जो है अब लोग कैमरा देखकर मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लगानी चाहिए, मास्क तो बहुत जरूरी है। अब सिक्योरिटी के लिए मास्क तो बहुत जरूरी है। लोग मास्क नहीं लगा के गलती कर रहे हैं, लोग को इन्वाइट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि लोग कोरोना को जो है वो न्योता दे रहे हैं। कुल मिलाकर इक्का दुक्का व्यक्ति मास्क पहने नजर आते हैं। कुछ लोगों ने कैमरा देखकर मास्क पहना। कोटपुतली के नारहेड़ा में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र बाकोलिया को 2 दलालों के साथ परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कृषि कनेक्शन देने और डीपी बदलने की एवज में रिश्वत ली थी। एसीबी एएसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही के दौरान विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र बाकोलिया के साथ ठेकेदार रघुवीर मीणा और अजय कुमार सैनी को भी गिरफ्तार किया है।
बताया जा रहा है कि परिवादी ने एसीबी को ये जानकारी दी थी कि पिछले कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए किसान से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 43,500 रुपए रिश्वत के थे। परिवादी ने पहले ही 1,25,000 रुपए दे दिए थे। इसके बाद जब 20,000 रुपए देने की बारी आई तो एसीबी ने तीनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अजमेर नगर निगम की टीम ने अवैध और अस्थायी रूप से निर्मित दुकानों और दूसरे निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया है। बताया जा रहा है कि अजमेर के हिंदू मोची मोहल्ले में बिना अनुमति के ही निर्माण कार्य करवाए गए थे। नगर निगम की टीम जब ऋषि घाटी स्थित अवैध दुकानों को तोड़ने पहुंची तो दुकानदारों ने इकट्ठा होकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इन दुकानदारों का कहना था कि उन्हें दुकान हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है। उधर नगर निगम के सचिव का कहना था कि लोगों ने ऋषि घाटी पर पहाड़ काटकर अवैध रूप से दुकान बना ली है। इस मामले में अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से बात भी की गई थी और उनसे दस्तावेज भी मांगे गए थे, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद ही नगर निगम की टीम यहां अवैध निर्माण हटाने पहुंची है। नोटिस के जवाब के अंदर संदीप ओझा नाम से जो व्यक्ति है उसके द्वारा बताया गया कि ये मेरे द्वारा निर्माण नहीं किया जा रहा है, मैं तो खुद किराएदार हूँ। फिर उसकी पर्सनल हियरिंग की व्यक्ति की सुनवाई के बाद के अंदर करने के बाद के अंदर डिसीजन लिया गया कि दुकान अवैध है, इसको तोड़ा जाए। उसके बाद आज इसको तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई है। जालोर के नवनियुक्त कलेक्टर निशांत जैन पद संभालते ही एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही आम लोगों से बात कर सड़क, पानी और बिजली के साथ तमाम तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण ही उनकी पहली प्राथमिकता है। उनकी कोशिश यही है कि यहाँ लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके और जालोर को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाए। बजट घोषणाओं में जो सड़क और पानी की समस्या है और भी जिले की जो समस्याएं हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छी बजट घोषणाएं जालोर के लिए हुई हैं, चाहे वो और खासकर अभी जो इस वर्ष की बजट घोषणा है वो भी, तो उनको बहुत सबसे प्राथमिकता ये रहेगी उन बजट घोषणाओं का टाइम से क्रियान्वयन हो जाए। इसके अलावा जो अपनी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनमें जो अपनी रैंकिंग कई स्कीम्स में थोड़ी नीचे चल रही है, उसको भी जिले की रैंकिंग को ऊपर ले जाने का उसके लिए पुरजोर मेहनत करेंगे। राजस्थान जिले के देवगढ़ में जननी सुरक्षा एम्बुलेंस 104 पिछले 15 दिनों से खराब पड़ी है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ये एम्बुलेंस सही नहीं हो पाई है और एम्बुलेंस खराब होने की वजह से मरीजों को अपने खर्च पर निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगी 104 एम्बुलेंस जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं को लाने ले जाने का काम करती थी, लेकिन आजकल ये बीमार होकर पड़ी है। इस एम्बुलेंस के खराब होने की वजह से निजी एम्बुलेंस चालकों की बल्ले बल्ले हो गई है और वो मरीजों को अस्पताल तक लाने और फिर अस्पताल से घर ले जाने के लिए मनमाना रकम वसूल रहे हैं। आज मैंने हॉस्पिटल के अंदर देखा डिलीवरी हो रही है, उनको प्राइवेट एम्बुलेंस करनी पड़ रही है, जो कि हमारे सरकारी एम्बुलेंस है 104 जो खराब पड़ी है। सरकार से एक ही निवेदन है कि इसे जल्दी से जल्दी सही करवाए। एम्बुलेंस खराब पड़ी है सीएससी देवगढ़ के अंदर, इसके लिए हमने रिटर्न के अंदर और बरौली सीएमएचओ साहब को इन्फॉर्म कर दिया है। उनकी जो सेवा प्रदायी कंपनी है उससे ही बात हुई है। सीएमएचओ साहब का कहना है कि कुछ एम्बुलेंस हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दी है, इनकी सेवा प्रदाती कंपनी हम लोगों को वापस दे नहीं रही। डिले क्यों कर रही है वो उच्च अधिकारियों तक ही पता है। यहाँ पे अपने जो इस लेवल पे कर सकते थे वो सीएमएचओ साहब को इन्फॉर्म कर दिया। हाईवे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसे देखकर अंदाजा हो गया होगा कि इस हाईवे पर अगर आपने तेजी दिखाई तो आपका क्या हाल हो सकता है। गड्ढे में सड़क की तस्वीरें जालोर के सांचौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 68 की है। सांचौर क्षेत्र में 38 किलोमीटर लंबी इस हाईवे पर 100 से अधिक गड्ढे हैं। बताया जा रहा है कि जैसलमेर, फतेहगढ़, शिव, बाड़मेर, धोरी, मन्ना, सांचौर होते हुए गुजरात सीमा तक 421 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे पर सिर्फ जालोर का ही हाईवे टूटा है। हादसों की बात करें तो इस हाईवे पर पिछले 16 महीने में 35 लोगों की जान चली गई है। फिर भी सभी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि आंखें मूंद कर बैठे हैं। कुछ महीनों पहले स्थानीय नेताओं ने फोटो डाल करके कहा था कि हाईवे का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है, लेकिन कहाँ हुआ है, कब हुआ है, किस जगह हुआ है, कागजों में हुआ है या धरातल में तो हुआ नहीं है। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खड्डे ही खड्डे हैं, बारिश में खाली टोल लेते हैं और पैसे का कोई नाम, रोड का कोई नाम निशान नहीं है। 68 का केंद्र सरकार से बजट हमने सैंक्शन करवा दिया, उसके आधार पे टेंडर लग गए। टेंडर लगने के बाद में इनकी एक बॉम्बे की कोई कंपनी है जिसको टेंडर मिला और टेंडर 28% या समथिंग कुछ है वो बिलो गया है।
पाली में गर्मी और पानी की कमी से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहाँ वाटर ट्रेन से पानी की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन उससे भी लोगों की प्यास नहीं बुझ रही। आम लोग पानी की समस्या के लिए बार बार अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, साथ ही प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा। इस स्थिति से परेशान होकर एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए ये कहा कि अगर पानी नहीं दे सकते तो उसकी जान ले लो। इस युवक की इस मांग पर पुलिस अलर्ट हो गई है और उसे भरोसा दिलाया जा रहा है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उधर युवक ने कहा कि 5 तारीख तक उसे जवाब चाहिए। युवक ने इसके लिए उपखंड अधिकारी को पत्र भी लिखा है। अजमेर में गांधी भवन चौराहे पर निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के पास एक हादसा हुआ, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ। दरअसल एलिवेटेड रोड के निर्माण में लगी एक क्रेन अचानक पलटकर एक कार के ऊपर जा गिरी। इस कार में 3 युवक बैठे थे, जिसमें एक युवक क्रेन की चपेट में आ गया और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल शख्स को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार के ऊपर क्रेन गिरने से कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान ट्रैफिक नहीं रोका गया था, जिसकी वजह से वहां से गाड़ियां आ जा रही थी और इसी दौरान एक क्रेन पलट गई और वो कार के ऊपर जा गिरी। हम गाड़ी घुमा रहे थे, क्रेन एकदम पलट गई। वो गाटर उठा रही थी, बोलते हैं जाओ जाओ, वो एकदम पलट गई ऊपर। कितना नुकसान हुआ है गाड़ी का? गाड़ी टोटल लॉस होगी गाड़ी तो। कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के लुधियाना। यहाँ दरगाह जी आ रहे हम यहाँ ही रुके थे रात क्लब में। जोधपुर के प्रताप नगर फिल्टर हाउस के पास मंगलवार की देर रात एक घर के बाहर खड़ी कार में जो आग लगी थी, उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 लोग कार में आग लगा रहे हैं और जैसे ही कार में आग लगती है वो दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। जिस कार में आग लगाई गई है वो कार अजय राज की बताई जा रही है। अजय के मामा कुंदन कंडारा नगर निगम में हेल्थ ऑफिसर हैं। अजय ने इस बाबत प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। अजय का कहना है कि उसने अपनी स्कॉडा कार अंबेडकर कॉलोनी निवासी अपने मामा के घर के बाहर न्यू जगदम्बा सर्विस सेंटर के पास लगाई थी और देर रात कार में आग लगने की खबर मिली थी। अजय ने इसे लेकर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रात्रि में किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा कार पर पेट्रोल डालकर जलाकर नष्ट कर दी। इस पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात मुलजिमान की तलाश की गई। सीसीटीवी फुटेज कैमरे वगैरह के देखने पर 4 व्यक्ति इसमें घटना में शरीक होने पाए गए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा ये 14 साल का सावेज है। सावेज के दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, साथ ही उसके पैर और मुंह पर भी जबरदस्त चोट आई है। बताया जा रहा है कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाला सावेज अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। इसी दौरान उनकी नजर एक तोते पर पड़ी जो पेड़ पर बैठा था। तोता देखकर उसे पकड़ने के लिए सावेज अपने दोस्तों के साथ पेड़ पर चढ़ गया और तोता पकड़ने से पहले ही वो पेड़ से नीचे गिर गया। पेड़ से नीचे गिरने की वजह से उसके हाथ और पैरों में चोट आई थी। किसी तरह से उसके दोस्त और आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पता चला कि उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर है। सावेज गैंता रोड इटावा का रहने वाला है। उसके पिता मजदूरी करते हैं और हादसे के समय झालावाड़ गए हुए थे। सफेद पेड़ पर से और अब मैं तो याद नहीं थी। असर की नमाज के बाद गिरा था ये, असर की नमाज के बाद गिरा था। और क्या नाम है, बच्चे लेकर आए थे, 4 बच्चे लेकर आए थे इसको। घर से कितनी दूर? हाँ, घर से कितनी दूर पे गणेशगंज से लेकर आए थे इसको। बच्चे लेके आए थे 4, उसने भर्ती कराया था बच्चों ने। तपती गर्मी में राहत देने वाला नींबू, जो कि अब तक लोगों की जेबें जला रहा था, अब मंडी में उसकी कीमतों में भारी गिरावट आई है। मुहाना फल एवं सब्जी टर्मिनल मंडी में दूसरे राज्यों से नींबू की बम्पर आवक शुरू हो गई है और इस वजह से थोक में नींबू 160 से 180 की जगह 60 से 80 रुपए किलो मिलने लगा है। मुहाना फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष का कहना है कि यहाँ रोजाना 50 से 60 टन नींबू की आवक हो रही है। इस वजह से नींबू की कीमतें गिरी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी भी खुदरा बाजार में नींबू की कीमत से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। थोक में नींबू के दाम आधे से ज्यादा गिरने के बावजूद नींबू बाजार में अभी भी 250 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है।
जो नींबू पिछले दिनों 150 रुपए किलो तक थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रहा था, वही नींबू आज 60 से 80 रुपए किलो थोक भाव में मुआना मंडी में नींबू बिक रहा है। नींबू की आवक मुआना मंडी में शुरू हो गई है। जो आवक पिछले 60 से 80 टन तक ही रह गई थी, वह आवक आज 150 से 160 टन नींबू की आवक शुरू हो गई है। डूंगरपुर शहर की प्राचीन बावड़ियों की जल्द ही दशा सुधरने वाली है। दरअसल डूंगरपुर नगर परिषद ने कहा है कि जल्द ही नगर परिषद की ओर से प्राचीन बावड़ियों की साफ सफाई करवाई जाएगी। साथ ही इन बावड़ियों के संवर्धन और जल संरक्षण का भी बीड़ा उठाएगी। इतना ही नहीं, नगर परिषद की ओर से इन बावड़ियों में मौजूद पानी के उपयोग की भी योजना बनाई जाएगी। नगर परिषद के सभापति अमृतलाल कलासुआ ने बताया कि डूंगरपुर शहर में घाटी स्थित राम बाव, उदय बाव, फौज का बडला बाव, नवाडेरा स्थित नई बाव और महारावल स्कूल के बगीचे में केला बाव और रानी बाव की दशा सुधारने की कोशिश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में उदय बाव से करीब 8 लाख लीटर पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन अन्य बावड़ियों की स्थिति खस्ताहाल है और उन्हीं खस्ताहाल बावड़ियों के हालात सुधारने की तैयारी नगर परिषद कर रही है। उसमें सबसे पहले इसके अंदर से जो पेड़ उग रहे हैं उन सब की सफाई, और आसपास के लोगों ने उसमें गंदगी कर रखी, उन सारी सफाई करने के बाद में उन स्रोतों को पुनर्जीवित करके उस पानी का उपयोग करके ये वर्तमान में 2-3 महीने जो विशेष करके पानी का क्राइसिस रहने वाला है, वो उन बावड़ियों से जल पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की पर्यटन मंत्रालय की ओर से हेरिटेज वॉक और शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। जोधपुर के ऐतिहासिक स्थलों पर ये वॉक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर के छात्रों के लिए आयोजित किया गया। इस वॉक की शुरुआत जोधपुर के मंडोर उद्यान से हुई और इसके बाद इस वॉक में शामिल सभी लोगों ने जोधपुर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। इस वॉक का मकसद स्टूडेंट्स के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टूडेंट्स को राजस्थान की समृद्ध विरासत, संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराना रहा। यहाँ का जो स्थानीय टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें IHM के बच्चों ने भाग लिया है और हम यहाँ एक ऐतिहासिक हेरिटेज वॉक कर रहे हैं। अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। इन सबको यहाँ ला करके, इन सब चीज़ों को दिखा करके ये जब आगे जा करके उनको आगे बढ़ाएंगे तो ये मंडोर फोर्ट को बहुत अच्छा पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा इससे।